टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल हम लोगों ने अदर वीडियो में आपने देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना कैसे होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना सिखा दिया। अभी लास्ट के 2 वीडियो जो हमने 7th और 8th आपको दिए थे, 7th में एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग कर्व फाइंड आउट करना सिखा दिया गया। 8th वीडियो में हमने आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल डिस्कस कर दिया गया है। इस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब इस पे हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको और कराते हैं। थोड़ा सा रिवीजन देखते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने आप सबको सिखाया था लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या सिखाया गया था? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला सिखाया था y1 अंडर रूट ऑफ dx अपॉन dy का होल स्क्वायर प्लस 1। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 अंडर रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 dx over dy। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू y1 dy over dx। ये फॉर्मूले हमने पिछली क्लास में आपको सिखाए थे और ये भी बताया था भाई इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंपल था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखा गया। टेंजेंट नॉर्मल जहां कहीं भी एक्स एक्सिस को कट करते थे उस पॉइंट से और जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट या नॉर्मल ड्रा किया था, डिस्टेंस फॉर्मूले से लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड आउट किया गया था। टेंजेंट की एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब टेंजेंट। नॉर्मल की एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड लेंथ होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब नॉर्मल। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। इन्हीं पॉइंट्स पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Find out the length of subtangent to the curve root x plus root y equal to 3 at the point 4, 1। ये कर्व आपको गिवन है। इस कर्व पे 4, 1 पॉइंट से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कर्व आपको गिवन है अंडर रूट ऑफ x प्लस रूट वाई इक्वल टू 3। अच्छा, अगर आप देखते हैं 4, 1 पॉइंट जो यहाँ पे गिवन है, 4, 1 पॉइंट आपके कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। x के प्लेस पे 4 रखा, 2 यहाँ पे रखा 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये पॉइंट जो है आपके कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। इस P पॉइंट से इस कर्व पे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इक्वल टू y1 ओवर dx अपॉन dy एट द गिवन पॉइंट x1, y1। ये जो पॉइंट्स आपका है, ये पॉइंट्स क्या होगा? x1, y1 होगा। इस x1, y1 पॉइंट्स पे इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब आपने देखा भाई इस कर्व का स्लोप निकालना है, तो आपने डिफरेंशिएट कर दिया 1/2 रूट x प्लस 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल टू 0। 1/2 रूट y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1/2 रूट x। dy बाई dx की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, माइनस
रूट वाई अपान रूट एक्स। रूट वाई आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, टू टू कैंसिल हो गया, माइनस रूट वाई अपान रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट 4, 1 पे अगर आप फाइंड आउट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट 4, 1, तो y के स्थान पे आपको कितना रखना होगा 1, x के प्लेस पे कितना रखना होगा 4, तो ये कितना आ जाएगा -1/2। ये उस गिवन पॉइंट पे आपने स्लोप फाइंड आउट किया, स्लोप की वैल्यू आ गई -1/2। आपको क्या फाइंड आउट करना था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। y1 कितना गिवन है यहाँ पे 1, डी एक्स ओवर डी वाई एट द गिवन पॉइंट कितना आ जाएगा -2, तो दिस इक्वल टू -2। आप सब बताइए हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, तो भाई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप माड भी ले सकते हैं, यहाँ पे माड ले लीजिए। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये आपका आंसर आ गया। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 3 एट द पॉइंट 4, 1। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन था, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा इक्वल टू π/2। फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू दिस कर्व एट थीटा इक्वल टू π/2। अब आपने देखा भाई किसी भी कर्व की ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। कोई भी कर्व आपको दिया गया है, उस कर्व की ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 dy by dx at the given point x1, y1। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है y1 dy by dx at the given point x1, y1। तो देखते हैं भाई x को आपने थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। x को आप थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हो, dx ओवर डी थीटा इक्वल टू a, थीटा को डिफरेंशिएट किया 1, साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया cos थीटा। y को आपने लिया a 1 माइनस कॉस थीटा, y को थीटा के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया dy बाई थीटा, a कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos थीटा को डिफरेंशिएट किया माइनस साइन थीटा a साइन थीटा। dy बाई dx अगर आपको फाइंड आउट करना है तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी थीटा बाई कितना है ए साइन थीटा, डी थीटा अपन डी एक्स की वैल्यू आप पुट करते ए 1 प्लस कॉस थीटा, कैंसिल आउट। आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कॉस का ऐसा फॉर्मूला रखिए कि 1 कैंसिल हो जाए, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos cos कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू कितना आ गया tan थीटा बाई 2। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/2 पे अगर आप फाइंड आउट करते हो तो थीटा के प्लेस पे आपने π/2 रख दिया, π/4, तो π/4 की वैल्यू कितनी आ गई 1।
यहां से अगर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे y की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, थीटा के प्लेस पे पाई बाई टू cos 90 जीरो, तो y इक्वल टू कितना आ गया a। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू दिस कर्व फाइंड आउट करना है, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी a। dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट कितना आ रहा है 1, दिस इक्वल टू a। आंसर आपका आ गया a। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल टू द गिवन कर्व। फिर से एक बात देख सकते हैं आप, एक कर्व आपको दिया गया था x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। इस पॉइंट्स पे आपको लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फाइंड आउट करना था। तो सब नॉर्मल का फॉर्मूला आप क्या जानते हो, y1 dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे आपने देखा भाई एट थीटा इक्वल टू ए पे इसकी वैल्यू को निकाला पाई बाई टू पे, cos 90 जीरो, y इक्वल टू a, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई a। डिफ्रेंशिएट किया आपने dx बाई डी थीटा a, थीटा को डिफ्रेंशिएट किया आपने 1, साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट किया cos थीटा, dy बाई डी थीटा a साइन थीटा, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना था, तो आपने dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया, आपको स्लोप आ गया tan थीटा बाई टू। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे वैल्यू निकाला आपने tan पाई बाई 4 1। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना था, y1 की वैल्यू a, dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट दिस, तो आंसर कितना आ गया a। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया a। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा, so that the curve y equal to b e की पावर x upon a subtangent is of constant length and subnormal varies square of the ordinate। कह रहे हैं भाई इस कर्व पे आपको दिखाना है कि जो सब टेंजेंट आएगी उसकी लेंथ कांस्टेंट होगी और सब नॉर्मल जो होगा वेरी करेगा एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ठीक है भाई, आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सब टेंजेंट सब नॉर्मल क्या होता है उसका आइडिया आपको है ही है। ऐसा समझाने के लिए मान लेते हैं भाई कोई भी एक रफ फिगर होगा, किसी भी पॉइंट्स पे हमने एक टेंजेंट ड्रा कर दिया, टेंजेंट कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। इसी पॉइंट्स पे हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, नॉर्मल भी कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा। इस टेंजेंट की एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड लेंथ आएगी, मान लेते हैं एस है, तो टेंजेंट की एक्स एक्सिस प्रोजेक्टेड लेंथ सब टेंजेंट, नॉर्मल की एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्टेड लेंथ आती है सब नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इस कर्व की सब टेंजेंट की इक्वेशन को कांस्टेंट दिखाना है और सब नॉर्मल को दिखाना है कि वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। तो जो नॉर्मल या टेंजेंट हम ड्रा करेंगे किसी न किसी पॉइंट्स पे ही तो ड्रा करेंगे। तो एक पॉइंट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x1, y1। इस कर्व के ऊपर हमने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट है x1, y1। अब आप बताओ अगर ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, आपने ऑन द कर्व लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं y1 इक्वल टू b e की पावर x1 अपान a। x1 कामा y1 पॉइंट्स ऑन द कर्व आपने एज्यूम किया, ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y1 इक्वल टू b e की पावर x1 अपान a।
कर्व आपको गिवन था y इक्वल टू बी ई की पावर x अपान ए। सब टेंजेंट सब नॉर्मल दोनों की निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती? dy बाई डी एक्स की। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए इस कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ही आपने y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बी ई की पावर x को डिफ्रेंशिएट किया ई की पावर x अपान ए, x अपान ए को अगेन डिफ्रेंशिएट किया 1 अपान ए। dy बाई डी एक्स at the given point x1 y1 equal to b upon a e की power x1 upon a। length of subtangent, length of subtangent equal to y1 dx over dy at the given point x1 comma y1 equal to दिस इक्वल टू अगर आप लिखना चाहो यहां से तो आप देखो b e की पावर x1 अपान a, b e की पावर x1 अपान a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? आप देखो यहाँ पे b e की पावर x1 अपान a के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? y1 अपान a। तो यहां पे आप आ जाइए y1 इंटू dx ओवर dy एट द गिवन पॉइंट, dy बाई डी एक्स गिवन है y1 अपान a, तो dx ओवर dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a अपान y1 कैंसिल आउट, a यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। यही आपको प्रूफ करना था, सो दैट दिस कर्व सब टेंजेंट इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। आपको यही प्रूफ करके दिखाना था इस कर्व की सब टेंजेंट की लेंथ अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आती है? कांस्टेंट आती है। तो आप सब ने देखा भाई सब टेंजेंट की लेंथ यहाँ पे क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। इसी इक्वेशन में अगर आपको सब नॉर्मल फाइंड आउट करना होता, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो देखोगे आप सब लोग लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू y1 dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 कामा y1 dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट कितना? y1 अपान a इक्वल टू y1 स्क्वायर अपान a। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखो, आप ऐसा भी लिख सकते थे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, वन अपान ए क्या है? कांस्टेंट। वन अपान ए क्या है? कांस्टेंट। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द y1 स्क्वायर। y1 को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? ऑर्डिनेट से। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट का स्क्वायर। x1 को हम क्या पढ़ते हैं? एब्सिसा। y1 को क्या पढ़ते हैं? ऑर्डिनेट। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल प्रोपोर्शनल टू द ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना था। तो कहीं भी सब टेंजेंट सब नॉर्मल का क्वेश्चन आता है, एट फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? गिवन पॉइंट पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ही आपने dy बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, फिर उसके रिस्पेक्ट में आप सब टेंजेंट सब नॉर्मल की इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसको हम रिप्रेजेंट करें एसएन से। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल रिप्रेजेंट किससे करें? एसएन से। एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट,
सब टेंजेंट को हम रिप्रेजेंट करें एस टी से, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट any point S on the curve B y square equal to x plus a cube. ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल and length of subtangent at any point S on the curve by square equal to x plus a cube is satisfy the relation, is satisfied the relation P Sn equal to q times st का whole square, then find P रेशियो Q. एग्जाम्पल क्या था आपका, इफ लेंथ ऑफ सब नॉर्मल Sn and length of subtangent St at any point S on the curve by square equal to x plus a का whole cube is satisfy the relation P Sn equal to Q St का whole square, then find P रेशियो Q. अगर ऐसा है तो P और Q का रेशियो क्या होगा वे आपको बताना होगा. और भाई देखते हैं, at any point S on the curve, at any point S on the curve, let point S equal to x1 comma y1. This point lies on the curve. This point S lies on the curve. तो बी y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस a का होल क्यूब. क्वेश्चन में गिवन है भाई एक पॉइंट S है जो कि कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है. हम लोगों ने S पॉइंट्स को एज्यूम कर लिया, x1 कामा y1, ये S पॉइंट्स कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है. बी y1 स्क्वायर इक्वल टू x1 प्लस a का क्यूब. आपको इन्होंने रिलेशन में क्या दिया भाई, कहना है P Sn इक्वल टू Q St का होल स्क्वायर. तो आप सब जानते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, length of subtangent St equal to y1 dx over dy at the given point x1 y1. Length of subnormal Sn equal to y1 dy by dx at the given point x1 comma y1. क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं P Sn इक्वल टू Q St का होल स्क्वायर. तो P बाई Q इक्वल टू, अगर यहां से हम देखें तो P बाई Q इक्वल टू St का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई Sn. आपने क्या देखा, P अपन Q इक्वल टू सब टेंजेंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सब नॉर्मल. अब यहां पे देखो P बाई क्यू इक्वल टू सब टेंजेंट क्या है, y1 dx बाई dy का होल स्क्वायर. तो y1 स्क्वायर dx अपॉन dy एट द गिवन पॉइंट x1 y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सब नॉर्मल y1 dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट x1 y1 इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहो y1 से y1 कैंसिल हो गया, y1 अपान, अगर इसको हम लोग नीचे शिफ्ट करते हैं तो dy बाई dx एट द गिवन पॉइंट x1 y1 का होल क्यूब. dy बाई dx x1 y1 आपका होल क्यूब. कुछ ऐसा आ जाएगा. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमें किसकी वैल्यू को चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा. तो कर्व की इक्वेशन कितनी दी गई है, by स्क्वायर इक्वल टू x प्लस a का होल क्यूब. आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, by स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 2y dy बाई dx
इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस a का होल स्क्वायर dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 पे अगर आप फाइंड आउट करते हो 3 टाइम्स x1 प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2by1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पे रखने जा रहे हैं। तो p बाई क्यू इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई दिस का क्यूब 3 का क्यूब 27 x1 प्लस a की पावर 6, ये आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 8b क्यूब y1 क्यूब पी वाई क्यू इक्वल टू 8b क्यूब y1 की पावर 4 अपान 27 x1 प्लस a की पावर 6। यहां से आप देखिए, इस पॉइंट से आप सब देखिए y1 स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। यहां से b स्क्वायर y1 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x1 प्लस a की पावर 6। किसको देखो ध्यान से, b स्क्वायर, यहां से अगर आप देखते हैं b स्क्वायर y1 की पावर 4 इक्वल टू x1 प्लस a की होल पावर 6। तो b स्क्वायर, अब आप देखिए 8b स्क्वायर y1 की पावर 4, b स्क्वायर y1 की पावर 4 के प्लेस पे x1 प्लस a की पावर 6 डिवाइडेड बाई 27 x1 प्लस a की पावर 6 कैंसिल आउट p बाई क्यू इक्वल टू 8b अपान 27। तो p और q का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, ये आपका आंसर आ गया 8b अपान 27। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब नॉर्म टेंजेंट में एक रिलेशन गिवन था। कर्व की इक्वेशन आपको दी गई है, सब टेंजेंट सब नॉर्मल में रिलेशन दिया गया था, p बाई क्यू का रेशियो पूछ रहा था। जैसे हमने देखा भाई सब टेंजेंट सब नॉर्मल में रिलेशन दिया गया है, हमने भी लिख दिया भाई p बाई क्यू इक्वल टू दिस। इस रिलेशन का यूज करना था, सब टेंजेंट का फॉर्मूला आपने रख दिया, सब नॉर्मल की वैल्यू को आपने रख दिया, देखा आपका कुछ ऐसा आ गया। मेनली इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। अब आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे निकाला, कुछ ऐसा आया। एट द गिवन पॉइंट x1 y1 dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू ये आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से आपने क्या किया, b स्क्वायर y1 की पावर 4 की वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे इसकी वैल्यू को पुट किया, ये कैंसिल आउट हो गया, p अपान q की वैल्यू आ गई 8b अपान 27। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल नोट कीजिएगा आप लोग। फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ family of curve. Find out the equation of family of curve for which the length of normal is equal to the रेडियस वेक्टर। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व फॉर विच द लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द रेडियस वेक्टर। यहां पे एक नया टर्म इंक्लूड हुआ, रेडियस वेक्टर। आपको लग रहा होगा भाई यहाँ पे रेडियस वेक्टर क्या होगा। तो रेडियस वेक्टर ये होता है, आप ऐसा समझो, एक रफ फिगर हमने बनाया, कोई भी कर्व हमने ले लिया, इस कर्व के किसी भी पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, इस पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया। P पॉइंट था, Q पॉइंट, दिस इज द टेंजेंट, और ये आपकी नॉर्मल थी। एक कर्व आपका था y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व आपने लिया, इस कर्व के P पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा किया,
पी पॉइंट्स पे आपने नॉर्मल ड्रा कर दिया। ओरिजिन से पी पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, ओरिजिन से पी पॉइंट्स को आप मिला दो। ओरिजिन से पी पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस आती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस वेक्टर। ओपी लेंथ जो आपका है उसको आप कहोगे रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर मतलब ये होता है जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हो उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दीजिए, ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप रेडियस वेक्टर कहेंगे। पी क्यू यहां पे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल पी क्यू हो जाएगा, रेडियस वेक्टर ओपी हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है ओपी इक्वल टू ओ क्यू। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर। तो ओपी यहां पे क्या है, रेडियस वेक्टर। पी पॉइंट्स को हमने एज्यूम कर लिया x1 कामा y1। पी पॉइंट्स को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया x1 कामा y1। तो p अगर x1 कामा y1 पॉइंट्स है, o ओरिजिन है, ओपी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने लिख दिया। ओपी इक्वल टू, यहां पे ओ क्यू नहीं, यहां पे पी क्यू होगा। भाई आपसे क्या कहा गया, लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना है, पी क्यू। लेंथ ऑफ रेडियस वेक्टर कितना है, ओपी। ओपी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पे आप पी क्यू बना लेंगे। तो पी क्यू की बात अगर करते हैं तो लेंथ ऑफ पी क्यू फॉर्मूले से अगर आप लिखना चाहते हैं तो क्या होता है भाई, y1 अंडर रूट ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y1 dy by dx का होल स्क्वायर एट द गिवन पॉइंट x1 y1 प्लस 1। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, आपने बोथ साइड स्क्वायर किया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू y1 स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर एट द गिवन पॉइंट x1 y1 प्लस y1 का होल स्क्वायर। कैंसिल आउट, dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y dy बाई dx इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, कहीं भी कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होती है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग उसकी वैल्यू को निकालते हैं और फिर लोकस लेते हैं। जैसे आपको कोऑर्डिनेट में बहुत से क्वेश्चन कराया जाता है, जैसे हमने कहा भाई फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव सच दैट, फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए पॉइंट। जैसे ही लोकस ऑफ द पॉइंट्स की बात आती है आप एक वेरिएबल पॉइंट x1 y1 h कामा के एज्यूम कर लेते हैं, फिर h कामा के वेरिएबल पॉइंट में हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। जब इक्वेशन बन जाती है तो हम लोग एक लाइन लिखते हैं टेकिंग द लोकस ऑफ hk और hk को xy से रिप्लेस करते हैं। सेम पैटर्न पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमने एक पॉइंट p एज्यूम किया x1 y1। x1 y1 में एक रिलेशन निकाल दिया, हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है, फैमिली ऑफ कर्व निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते थे टेकिंग द लोकस ऑफ पॉइंट x1 कामा y1 का लोकस निकालना था। तो y1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, y से, x1 को किससे रिप्लेस कर दिया, x से। तो आपने देखा ये आ गया। ये इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं y dy इक्वल टू प्लस माइनस x dx, y dy इक्वल टू प्लस माइनस x dx। इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, दोनों ही साइड आपने इंटीग्रेट कर दिया। इसको इंटीग्रेट किया y स्क्वायर बाई टू इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। सी यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कर्व, ये कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी को आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये भी आपका आंसर हो गया। अगर ऐसा भी आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन में मान लो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा अरे सर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 2c हो जाएगा, तो 2c लिखना चाहिए था, आपने c क्यों लिखा। अरे भाई c क्या है, कांस्टेंट, 2c भी क्या होगा, कांस्टेंट। मान लेते हैं 2c एक नया कांस्टेंट होगा,
तो आप कुछ भी लिखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आप ऐसा लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। जब भी कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करने की बात आए, एक जनरल पॉइंट x1 y1 निकाल लेते हैं, उस x1 y1 पॉइंट्स में रिलेशन फाइंड आउट करो, और जब आपका रिलेशन मिल जाए तो आप लिखिए टेकिंग द लोकस ऑफ x1 y1 को हम लोग xy से रिप्लेस कर देते हैं, और उसके बाद xy में जो इक्वेशन आएगी ये आपके कर्व की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। यहाँ पे c की वैल्यू को आप बदलते जाइए कांस्टेंट, आपको इनफाइनाइट कर्व की इक्वेशन क्या होगी, मिलती जाएगी। इसलिए हमने टर्म यूज किया फैमिली ऑफ